चलिए अब हम लोग चलते हैं ओरिजिनल एनसीईआरटी की तरफ। देखिए अध्याय 8 और जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए जीवों में जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें। करिए मूलभूत प्रश्न। कौन प्रश्न करना चाहते हैं? जीव जनन क्यों करते हैं? तो वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रम की तुलना में किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। देखिए जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर भी जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे? संतान उत्पन्न करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा का व्यर्थ होता है, फिर आखिर कोई जीव ऐसा क्यों करता है जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है? ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आदमी जीवित नहीं रहेगा। कोई दिक्कत, किसी को संतान नहीं है तो जीवित नहीं है? बिल्कुल है। कक्षा में इस प्रश्न में संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। यानी हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जनन क्यों होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तो तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता नहीं चल पाता। यानी कुल मिला के हम इतना जानेंगे कि जब कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन। किसी स्पीसीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यक्ति एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं? सामान्यतः हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखाई देते हैं। चलिए क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? तो देखिए विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार और आकृति समान होने के कारण वे सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के विभिन्न होने की अवस्था बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होती है। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंतः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधताएं होती है। चलिए इसमें हम लोग मेन पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए इसमें हम मेन पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देखिए चलिए सबसे पहले समझिए कि विखंडन क्या होता है। तो मेरे दोस्त आपको पता होगा कि हमने बताया था कि जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। अलैंगिक जनन में एक जनन होता है जिसे हम लोग विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन। अब देखिए एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उनमें कोशिका विभाजन होता है, कोशिका का विखंडन होता है और इस विखंडन से नए जीवों की क्या होती है? उत्पत्ति। विखंडन के अनेक तरीके प्रक्षेपित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन
किसी भी तल से हो सकता है। यानी अमीबा में जो कोशिका विभाजन है यह किसी भी तल से हो सकता है। यानी अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? विखंडन विधि। बोलिए कौन सा विधि? विखंडन। जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं, अमीबा की अस्थायी स्लाइड या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रेक्षण करिए। इसी प्रकार अमीबा में द्विविखंडन की अस्थायी स्लाइड का प्रेक्षण करिए। अब दोनों स्लाइड की तुलना करिए। देखिए अमीबा में द्विखंडन, ये अमीबा है, मैच्योर हुआ, आगे चल के दो भाग में बट गया। लिस्मेनिया है, उसका भी द्विविखंडन हो जाता है। तो देखिए, परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण कालाजार के रोगाणु लिस्मेनिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। देखिए एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है, ये दिख रहा है, ये जो सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है, एक निर्धारित तल से होता है द्विखंडन। लेकिन अमीबा में कहीं से भी हो जाता है, कहीं से भी दो भाग में बढ़ जाएगा। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुविखंडन कहते हैं। यानी विखंडन दो टाइप का होता है, एक द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। कोई दिक्कत? द्विविखंडन किस में होता है? तो लिस्मेनिया मान लीजिए, अमीबा मान लीजिए, इसमें द्विविखंडन होता है। जबकि बहुविखंडन किस में होता है? तो बहुविखंडन होता है आपका किस में? प्लाज्मोडियम में। कोई दिक्कत? अब आई दूसरी ओर ईस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 8.1 में देख सकते हैं। 8.1 क्या कहता है? कर है किसी झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो, जिसमें तंतु के समान संरचनाएं हो, उसमें कुछ जल एकत्र कीजिए। एक स्लाइड पर एक अथवा दो तंतु रखिए। इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण करिए। क्या आप स्पाइरोगाइरा तंतुओं के विभिन्न उत्तर की पहचान कर सकते हैं? तो आइए, सरल संरचना वाले बहुकोषीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरण स्पाइरोगाइरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 8 के प्रेक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण खोज सकते हैं? तो देखिए, परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीव के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं तथा उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक है, बहुकोशिकीय में संभव नहीं है। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। अब भाई बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। इस सामान्य व्यवस्था का परिकल्पना करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की क्या होती है? कोशिका होती है। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण और तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्या हो? क्षमता। कोई दिक्कत? अब आई अब सवाल है कि पुनरुत्थ भवन यानी पुनर्जनन क्या होता है? तो देखिए, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से एक नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव छत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। उदाहरण हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्रजातियों को यदि कई टुकड़ा में काट दिया जाए
तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है और यह जो है पुनरुत्भवन यानी रीजेनरेशन कहलाता है। जनन की एक ऐसी विधि कि जीव का शरीर कई भाग में टूट जाता है, कई भाग में टूट जाता है। देखिए एक जीव है, इसका शरीर 3 भाग में टूट गया, 3 गो जीव बना, यानी एक जीव का शरीर कई भाग में टूट जाता है। अगर कई टुकड़ा में काट दिया जाए तो इसके हर टुकड़े से एक नए जीव का विकास हो जाएगा और इस प्रकार के जन्म को हम लोग क्या कहते हैं, रीजनरेशन, पुनर्जनन। जैसे देखे होंगे छिपकली का पूंछ कट जाने के बाद दोबारा आना शुरू हो जाता है, ये क्या है, तो ये रीजनरेशन है, पुनरुत्भवन है। कोई दिक्कत? अब आई देखिए पुनरुत्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। कोशिका के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिका एवं उत्तक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है जिसे परिवर्धन कहते हैं, परंतु पुनरुत्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे सवाल है कि मुकुलन क्या है। तो देखिए हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। देखिए किसी एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है, यह उभार मुकुल कहलाता है, वृद्धि करता है, नन्हे जीव में बदल जाता है। ये जो मुकुल है ये वृद्धि करता है, नया जीव में बदल जाता है और यही टूट के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग स्वतंत्र जीव बन जाता है। और इस प्रकार के जनन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मुकुलन के नाम से जानते हैं। बोले किस नाम से, मुकुलन के नाम से। कोई दिक्कत? अब भाई अब हम लोग जानते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो देखिए ऐसे बहुत से पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। पर्तन, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब तथा अंगूर इसके कुछ उदाहरण है। अगर आप गन्ना, गुलाब, अंगूर इसका पौधे के किसी भी भाग को अगर मिट्टी में लगा दीजिए उससे नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगने लगते हैं। डायरेक्ट आप डाल लगा दीजिए, वहीं से नया नया ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। यह पत्ती केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता हो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के क्या होती है, समान होती है। कोई दिक्कत? तो चलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। यानी जड़, तना, पत्ती से जब नए पौधों का विकास होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे देखिए ब्रायोफाइलम की पत्ती है, देखिए ब्रायोफाइलम की पत्ती इसी में से नया पौधा निकलना शुरू हो गया। इस प्रकार ब्रायोफाइलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधों में विकसित हो जाती है। यह है ब्रायोफाइलम। आपसे पूछेगा वह कौन ऐसा पादप है जिसका विकास के पत्ता से हो जाता है, उसके लिप से हो जाता है, तो बोलिए इसका नाम क्या है, ब्रायोफाइलम। कोई दिक्कत? चलिए आगे सवाल है कि उत्तक संवर्धन क्या होता है। तो देखिए उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैलस कहते हैं। अब देखिए कैलस को वृद्धि एवं विभेदन
के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थिति में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधे के संवर्धन में किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। अब आई ये बीजाणु समासंग क्या होता है, तो आप लोग नाम जानते होंगे बीजाणु जनन। ये कवक में होता है, जैसे राइजोपस में बीजाणु जनन। देखिए ये क्या होता है, धीरे धीरे ये फट जाता है, ये जो बीजांड है धीरे धीरे फट जाता है और इससे ये बीज जब धरातल पर गिरता है नए पौधों का विकास हो जाता है। अब देखिए अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं होती है। क्रियाकलाप 8.2 में ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। यह राइजोपस का कवक जाल है। बोले किसका जाल, राइजोपस। यह जनन के भाग नहीं है परंतु गर्भ तंतुओं पर सूक्ष्म कुछ यानी कुल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। जो ऊपर का गोल संरचना देख रहे हैं ना, जो ऊपर का गोल संरचना यही जनन में क्या लेती है, भाग लेती है। अब देखिए ये कुछ बीजाणुधानी है जिसमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थिति में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं। अब तक जनन की जिन विधियों में हमने चर्चा की है उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है। इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो जनन देखा, जैसे मुकुलन देखा, विखंडन देखा, कायिक प्रवर्धन देखा, ये सारे के सारे ये अलैंगिक जनन के भाग हैं। बोले किसके भाग, अलैंगिक जनन के भाग। अब हम लोग जानने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में। बोले किसके बारे में, लैंगिक जनन। कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए हम जनन की उस विधि से भी परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यक्ति की भागीदारी होती है, यानी एक मेल और एक फीमेल की भागीदारी होती है। न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और न ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीव में नवीन संतति उत्पन्न करने के लिए नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है, जिसमें नर और मादा दोनों लिंग की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है, क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। तो चलिए लैंगिक जनन प्रणाली क्यों, अब हम लोग जानेंगे लैंगिक जनन प्रणाली क्यों। तो देखिए एकल कोशिका से दो संतति कोशिका के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं एक कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि से विभिन्नता का स्रोत है। जीव की प्रत्येक व्यक्ति विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीसीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीसीज के अस्तित्व के बारे में बनाए रखने में क्या करती है, सहायक है। कोई दिक्कत। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो सके। कोई दिक्कत, आगे चलिए, यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, यह वही परिशुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नताएं अनेक धीमी गति से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रिया विधि कम परिशुद्ध होती है तो बनने वाले डीएनए प्रतिक्रिया कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती।
मानतः कोशिका की मृत्यु हो जाती है, अतः परिवर्त उत्पन्न करने के प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है? प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नताएं के साथ उन पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी क्या हो जाती है? संग्रहित हो जाती है। कोई दिक्कत? चलिए, हमको नहीं लगता है कि इधर वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म, हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था एंजियोस्पर्म के बारे में। ये जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है। आपसे पूछेगा कि पुष्प के जनन भाग कौन है, तब पुंकेसर और स्त्री केसर, जिनमें जनन कोशिकाएं होती है। पंखुड़ी एवं बाह्य दल के क्या कार्य हो सकते हैं? देखिए देखिए, एक बार फोटो देख लीजिए आप। देखिए, ये बीच वाला अंडाशय है, ये ग्रीन वाला बाह्य दल है, ये जो कलरफुल दिख रहे हैं ना, ये दल है जिसको पंखुड़ी कहते हैं। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय स्त्री केसर है। परागकोश तंतु, ये पुंकेसर का भाग है। बोलिए किसका भाग? पुंकेसर का भाग। अब देखिए, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पौधा में, किसी भी पुष्प में या तो पुंकेसर होगा, नहीं तो स्त्री केसर। कोई एक जननांग स्थित होता है तो उसे एक लिंगी कहते हैं। और एक लिंग में आता है पपीता और तरबूज। याद रखिएगा, पपीता और तरबूज किस में आता है? एक लिंगी में। अब देखिए, जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो उसे हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। जैसे गुड़हल और सरसों। पपीता तरबूज एक लिंगी है, गुड़हल और सरसों क्या है? उभयलिंगी है। पुंकेसर नर जननांग है। पुंकेसर जो है नर जननांग है, जो परागकण बनाते हैं। बोलिए पुंकेसर क्या बनाते हैं? परागकण। देखिए यहाँ पे ये वाला है परागकण, ये वाला दिख रहा है ना, ये परागकण है। कोई दिक्कत? अब देखिए, परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होती है। देखिए ये वाला भाग जो देखना है, ये वाला स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। आपसे पूछेगा कि पुष्प का मादा जननांग कौन होता है, तो पुष्प का मादा जननांग स्त्री केसर होता है। कोई दिक्कत? अब भाई, यह तीन भागों में बना होता है। आधार पर उभरा फूल वाला भाग अंडाशय है। देखिए, आधार पर उभरा फूल वाला भाग अंडाशय है। मध्य वाला भाग वर्तिका और सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र। यानी स्त्री केसर के तीन भाग। स्त्री केसर के कितने भाग? तीन भाग। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, और वर्तिका के बाद फिर क्या होता है? अंडाशय। देखिए, सबसे पहले वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के बाद वर्तिका, और वर्तिका के बाद क्या होता है? अंडाशय होता है। बोलिए वर्तिका के बाद क्या होता है? अंडाशय। अब देखिए ध्यान से, तो प्रायः चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं। बोलिए अंडाशय में क्या होते हैं? बीजांड। तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। देखिए, अंडाशय के अंदर बीजांड और बीजांड के अंदर होती है अंड कोशिका।
पराग कण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मक अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? जाइगोट, जिससे नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। अंतः परागकण को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतर की आवश्यकता होती है। यानी जो पुंकेसर का परागकण है, तो पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आने की आवश्यकता होती है। यदि पराग कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो इसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। मतलब जब एक ही फूल में जब ये प्रक्रिया होती है तो ये स्वपरागण, परंतु एक पुष्प के परागण जब दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम लोग पर परागण कहते हैं। यानी परागण दो टाइप का, एक स्वपरागण और एक क्या होता है? पर परागण। अब देखिए, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न हो सकता है। ये किसके द्वारा संपन्न होगा? तो वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा क्या हो सकता है? संपन्न हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। चलिए अब देखिए, परागकणों में उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। यानी परागकण के बाद वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। देखिए, एक नलिका है जो वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुंच गई? बीजांड में पहुंच जाती है। निषेचन के पश्चात युग्मक में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बोलिए बीजांड में क्या होता है? भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ये बीज में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। ये जो अंडाशय है, बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। देखिए बीजांड है, ये कठोर आवरण विकसित होगा तथा यह बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ अस्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? सोचिए, बीजों के बनने से पहले पौधों को क्या लाभ है? बीजों के बनने से पौधों को क्या लाभ है? बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थिति में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। बोले ये वाला प्रक्रम क्या कहलाता है? अंकुरन कहलाता है। चलिए आगे सवाल है, मानव में लैंगिक जनन। चलिए, मानव में लैंगिक जनन क्या होता है? तो देखिए, अब हम विभिन्न स्पीसीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा कर रहे हैं। आइए हम उस स्पीसीज के विषय में जाने जिन्हें हमारी सर्वाधिक रुचि है, वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन होता है। यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है? आइए अब स्थूल रूप से एक असंबद्ध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगा हम में कुछ परिवर्तन आएगा। आपने पहले भी कक्षा 8 में शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में सिखाया, हमने ही बताया था इस चैप्टर को। कक्षा 1 से 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है। हमारे दांत जो गिर जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं तथा नए दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तन को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं, जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है। परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं
जिसे मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता, जबकि शारीरिक सौष्ठव ही बदल जाता है। शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी क्या होती है, परिवर्तन आती है। संवेदना में भी क्या आती है, परिवर्तन आती है। कोई दिक्कत? अब भाई इनमें कुछ परिवर्तन तो लड़कियों लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल कुछ निकल आते हैं तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है। जैसे पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है। त्वचा क्या होती है, तैलीय। तथा कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। इस उम्र को हम लोग क्या कहते हैं, पुबर्टी एज कहते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे परिवर्तन भी दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परिवर्तन है जो लड़कों और लड़कियों से भिन्न होते हैं। लड़कियों के स्तन में आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों की रजुधर्म होने लगता है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मुछाने लगती है तथा उनकी आवाज फटने लगती है। इतने सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। साथ ही वह स्वप्न अथवा रात्रि में शीशन भी अक्सर विवर्धन के कारण उधर्भ हो जाता है। ये सभी परिवर्तन महीने एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते हैं। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होते हैं, जबकि अन्य में मंद गति से है। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता। उदाहरण, लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए से कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं तथा धीरे धीरे यह वृद्धि एक जैसी हो जाती है। फिर भी इन सभी परिवर्तन में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है। जैसा कि हमारे नाक नक्श अलग अलग है, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न स्तन अथवा शीशन की आकृति एवं आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं। आइए आगे। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होती है? तो हम बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं की आवश्यकता की बात कर चुके हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इस प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं उत्तक विकसित होते हैं। अब भाई प्राणियों जैसे मानव में भी इस कार्य हेतु विशिष्ट उत्तक विकसित करते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवा अवस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस प्रक्रम के चलते जनन उत्तक भी परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था के इस अवधि को यौनारंभ कहा जाता है। इतने सारे जो परिवर्तन हम लोग कब से देख रहे हैं, इसे हम लोग यौनारंभ यानी पुबर्टी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? अब भाई अतः वे सभी परिवर्तन की जिसकी चर्चा हमने की, जनन प्रक्रम से किस प्रकार संबंध है, हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो विभिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर जब संलयन होता है, यानी एक मेल और एक फीमेल, यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसा कि पुष्पी पौधों में होता है, अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसा कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना है तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके। यौनारंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन जैसे बालों का नवीन पैटर्न इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ चुकी है, अब जनन की क्रिया शुरू हो सकती है। दूसरी ओर दो व्यक्ति के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग संरचना भी आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए शीशन के उदर्भ होने की क्षमता स्तनधारियों जैसे मानव में शिशु मां के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है।
तथा जन्मोपरांत स्तनपान करता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांग एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक है। आइए जनन तंत्र के विषय में जाने। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नर जनन तंत्र। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं नर जनन तंत्र। देखिए, ये होता है वृषण, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। इस टेस्टिस की संख्या 2 होती है। ये जो टेस्टिस होती है एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है, जिसको वृषण कोश कहते हैं, अंग्रेजी में स्क्रोटम कहते हैं। कोई दिक्कत? वृषण में टेस्टिस में शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु अस्थायी रूप से शुक्र वाहिनी में जाके जमा हो जाते हैं। कहाँ जमा होते हैं? शुक्र वाहिनी, यानी ये शुक्राशय, शुक्र वाहिनी में। और यहीं से अब धीरे धीरे कहाँ जमा हो जाते हैं? शुक्राशय में। बोलिए, कहाँ जमा हो जाते हैं? शुक्राशय। अब देखिए, नर जनन तंत्र। जनन कोशिकाएं उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। आपसे पूछेगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है, जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। अब सवाल है कि ये जो स्क्रोटम है, वृषण कोश है, शरीर से बाहर क्यों होता है? क्योंकि शुक्राणु निर्माण करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए शरीर के टेम्परेचर से कम चाहिए, इसीलिए ये शरीर से कहाँ होता है? बाहर होता है। अब देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रावन में वृद्धि की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। चलिए, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनारंभ के लक्षण का भी क्या करता है? नियंत्रण करता है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय में आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। प्रोस्टेट तथा शुक्राणु अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इसका स्थानांतरण सरलता से हो जाता है। साथ में यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचना है, जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है, जो उन्हें मादा कोशिका की ओर तैरने में क्या करती है? सहायता करती है। अब हम लोग जानेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, कोई दिक्कत? देखिए, मादा जनन कोशिकाएं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती है। देखिए, तथा मादा जनन के विभिन्न अंगों को पहचानिए। देखिए, ये जो 2 दिख रहे हैं, इसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से एक नली आया है, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब यानी अंड वाहिका कहते हैं। उसके बाद ये वाला रीजन गर्भाशय, गर्भाशय का जो नीचे वाला भाग है ग्रीवा, और सबसे नीचे वाला भाग योनि कहलाता है। अब देखिए, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। यानी 2 अंडाशय है, इसमें हर महीना एक अंडा, मतलब एक अंडाशय में एक अंडा बनता है। महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। बोले, इसे हम लोग क्या कहते हैं? गर्भाशय। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय का निचला भाग ग्रीवा, और ग्रीवा का जो नीचे वाला भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। कोई दिक्कत? अब भाई देखिए, मैथुन के समय, मैथुन का मतलब जब मेल और फीमेल दोनों आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो देखिए मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंड वाहिका तक पहुंच जाते हैं, जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचन अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गोद जैसी संरचना यानी भ्रूण बनाता है।
भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां पर लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माँ भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लासेंटा कहते हैं। इसी प्लासेंटा के माध्यम से जो भी पोषक तत्व है वो माँ से किस में जाता है, बच्चे में जाता है। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय के भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक के प्रवर्ध होते हैं। माँ के उत्तक में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के हस्तांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरित होता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है। गर्भाशय के पेशियों में लयबद्ध संकुचन से शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। अब भाई क्या होता है जब अंडा का निषेचन नहीं होता है? तो देखिए, यदि अंड कोशिका जिसको ओवम कहते हैं का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडा का मोचन करता है। अंतर निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है, अतः इसकी अंतर्भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उन्हें पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि 2 से 8 दिनों की होती है। बोले इसकी अवधि कितने दिन? 2 से 8 दिनों की होती है। कोई दिक्कत? चलिए, अब सवाल है कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जिसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। आइए, जैसा कि हम देख चुके हैं कि लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है तथा उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती है। अतः किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो गए हैं। हम यह निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व के योग्य हो गया है? इस विषय पर हम सभी पर किसी न किसी प्रकार का दबाव है। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहे या ना चाहे। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफी मुश्किल हो सकता है। अब देखें, देखिए, यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में हमें सोचना चाहिए। हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोगों का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शरीर संबंध स्थापित होते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। इसमें जीवाणु जनित जैसे गोनोरिया, सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे मस्सा यानी वार्ड तथा HIV एड्स शामिल है। लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध संभव है? शीशन के लिए आवरण अथवा कंडोम के प्रयोग से इनमें से अनेक रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक निरोध संभव है। अब आई, यौन क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसके उपयोग स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
अतः गर्भ धारण रोकने के अनेक तरीके खोजे गए। यह गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है, जिसमें शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके शीशन को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है, जिससे अंड कोशिका का मोचन ही नहीं होता था, निषेचन नहीं हो सकता। ये दवाएं सामान्यतः गोली के स्वरूप में दी जाती है, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती है। अंततः इसके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। गर्भ धारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां, जैसे लूप अथवा कॉपर्टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जाता है, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। यदि पुरुष की शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड यानी डिम्ब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्था में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य क्रिया तकनीक द्वारा इस प्रक्रिया के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। ऑपरेशन भी कराया जा सकता है। यद्यपि शल्य क्रिया भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु सावधानी पूर्वक की गई शल्य क्रिया से संक्रमण अथवा दूसरी समस्या उत्पन्न हो सकती है। शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते हैं। ऐसा गैर कानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा रहा है। गर्भपात, लोग बच्चा को खत्म कर दे रहे हैं। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर नील अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है। हमारे समाज में कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो चिंता का विषय है। यानी जितना लड़का होना चाहिए उतना लड़की नहीं है। हमने पहले देखा है कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना दुष्कर कार्य है। यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज में निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं? चलिए, हमने क्या सीखा? तो हमने इन्हीं चीजों के बारे में सीखा था कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, रिप्रोडक्शन की क्या क्या क्रिया विधि है। कोई दिक्कत? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ।